आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है जी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन y-1 x इज इक्वल टू y-1। ठीक है जी। तो यदि आप देखेंगे तो रेंज और कोडोमेन सेम ही बन चुके हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, ओवरऑल कितने टाइप के रिलेशन हैं? तो रिलेशन है जी 5 टाइप के, जिसमें से मेन है 3 ही, इनके ऊपर आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। हेलो बच्चों, जय श्री राम। आइए आज हम लोग जो है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं, नए सिलेबस का आगाज करते हैं। और अब हम जो है डेली आप लोगों को चैप्टर्स आगे बढ़ाने की तरफ चलेंगे। ठीक है जी। डेली हम लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की तरफ चलेंगे और आपको हर एक टॉपिक इस तरीके से समझाएंगे कि आपका कोई भी डाउट ना रहे। यदि आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमसे जुड़े रहें, कमेंट्स के माध्यम से आप हमें बताते रहना कि क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं। आपकी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से सॉर्ट आउट करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है जी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन फर्स्ट चैप्टर है, थोड़ा सा अटपटा है, बाकी टॉपिक्स बड़े आसान हैं। रिलेशन और फंक्शन में जैसा कि आप लोग इस चित्र के अंदर देख रहे हैं कि फंक्शन जो है वो रिलेशन के अंदर आने वाला एक पार्ट होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि रिलेशन जो है वो एक बहुत बड़ी वैल्यू है, उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट जो है वो फंक्शन कहलाता है। अभी धीरे धीरे इसको आगे मैं एक्सप्लेन भी करूंगा और आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा रिलेशन। यहां आप देखेंगे जी कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। यदि आपको कोई भी दो सेट्स ए और बी सेट दो आपको दिए गए हैं तो हम लेट करते हैं कि लेट, मान लिया मुझे दिए गए जी दो सेट, सेट ए इज इक्वल टू है, इसमें कोई एलिमेंट्स मान लिया हमने, मान लिया 1 2 एंड 3। ज्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं ले रहे हैं। और एक सेट हमने मान लिया जी बी के अंदर हमने मान लिया 2 3 एंड 4 इस तरीके से। ठीक है जी। ए और बी दो सेट्स माने हैं जो कि नॉन एम्प्टी हैं। नॉन एम्प्टी है का मतलब होता है कि जो खाली ना हो, जिसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट हो। ठीक है जी। तो गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, ले लिए जी हमने द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कोमा वाई। आपको ऑर्डर्स पेयर्स का जो सेट होगा, जो ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड का मतलब होता है एक प्रॉपर वे में वो चलेंगे, उनका एक ऑर्डर आपको सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी। ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कोमा वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए, जो x है वो तो आएगा ए के अंदर से, और जो y है वो आएगा b के अंदर से। ठीक है जी। कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। नहीं आया समझ? अभी देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे हमने माना a और b दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। किस तरीके से करना है जी? यहां से a के अंदर से जो भी वैल्यू आएगी, यहां बताया गया ना x बिलोंग्स टू a, तो x के अंदर से जो भी a के अंदर से जो भी वैल्यू आएगी उसे हम बोलेंगे x, और b के अंदर से जो वैल्यू आएगी उसे हम बोलेंगे y। तो करना क्या है जी? कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हम निकाल रहे हैं a क्रॉस b। a क्रॉस b यानी कि a का क्रॉस करना है आपने b के साथ, इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या करना है जी? ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। एक वैल्यू लेनी है a से, दूसरी वैल्यू लेनी है b से। तो करेंगे क्या? इसकी पहली वैल्यू लीजिए और उसका पेयर बना दिया इसकी पहली वैल्यू के साथ। ठीक है जी। उसके बाद फिर इसकी पहली वैल्यू ही ले रहे हैं क्योंकि हमें हर एक एलिमेंट के साथ इसका प्रोडक्ट करना है। तो 1 3 और 1 4
इस तरीके से जो हम सोल्व करेंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा। उसके बाद अब 1 के साथ और कोई वैल्यू नहीं बची है, y की यहाँ पर कोई और वैल्यू नहीं बची जिसको हम 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर में लिख सके। तो अब यहां से नेक्स्ट वैल्यू की तरफ चलते हैं। यहां से ली हमने दूसरी वैल्यू क्या 2, तो 2,2 नेक्स्ट 2,3 और नेक्स्ट 2,4। ठीक है जी, ठीक है जी। उसके बाद फिर ऐसे ही 3 के साथ लेंगे, दैट इज 3,2 3,3 एंड 3,4। और जैसे ही हमारे सारे एलिमेंट्स, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स एक साथ हो जाएंगे तो ये पूरा का पूरा जो सेट बनेगा इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। आई है जी बात समझ में? इसमें जो ये पहली वैल्यूज हैं, ये जो पहली वाली वैल्यूज हैं ये डिफाइन कर रही हैं x को ये वैल्यूज, ठीक है जी। और जो बाद वाली वैल्यूज हैं वे डिफाइन कर रही हैं y को। और x कहां से आया है? x हमने उठाया a से और y उठाया हमने b से, ठीक है जी। एल्टर यानी कि अल्टरनेटिव इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं जी a क्रॉस b, ये स्टार नहीं है भाई, यहाँ क्रॉस आएगा। a क्रॉस b इक्वल्स टू x कोमा y, यानी कि इस टाइप से लिखेंगे वेयर x बिलोंग्स टू a, यानी कि जो पहली वैल्यू है वो बिलोंग करेगी a से एंड y बिलोंग्स टू b, और जो y है यानी कि जो सेकंड वाली वैल्यू है वो बिलोंग करेगी b से। एनी डाउट भाई यहां तक? इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके बाद आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट है उसके बाद उसमें आपको बताया गया जी रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन यदि आप इंग्लिश के शब्द के अनुसार इसको समझें तो रिलेशन का मतलब होता है रिश्ता, ठीक जी। और रिश्ता क्या होता है? रिश्ता पहली बात तो यह है कि कम से कम 2 इंसान आपको जरूर चाहिए जिनके बीच में आपको रिश्ता बताना है, ठीक है जी। किसी चाचा ताऊ का रिश्ता, चाचा भतीजे का रिश्ता, पापा और बेटे का रिश्ता। तो जब रिश्ता होगा तो वहां पर कम से कम 2 इंसानों का होना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। ऐसे ही यहां पर जब हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे तो 2 चीजें आपको जरूर देखने को मिलेगी, दैट इज एक्स एंड वाई, ठीक है जी। मैथमेटिकल भाषा में एक्स एंड वाई। तो x और y के अंदर कोई ना कोई कंडीशन दी गई होगी। अब जैसे कि हम बोलते हैं भाई चाचा और भतीजा, तो चाचा किसको बोलेंगे? चाचा किसको बोलेंगे? पापा के भाई को, ठीक है जी। तो कोई ना कोई कंडीशन है ना। और पापा का भाई भी यदि छोटा है तो चाचा बोलेंगे, बड़ा है तो ताऊ बोलेंगे। तो कोई ना कोई कंडीशन वहां पर होती है, और जहां पर आपको कंडीशन देखने को मिलेगी वहां हमारा रिलेशन क्रिएट होता है, ठीक जी। देखिए यहां बताया गया है कि R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। R क्या है? यहां पर रिलेशन है। R एक रिलेशन है, जो भी कंडीशन बताई जाएगी। यह कह रहा है कि R यानी कि जो भी रिलेशन बनेंगे वे कहां से आएंगे? A क्रॉस B से आएंगे। A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कि आपको अभी बताया है, ठीक है जी। तो इफ नंबर ऑफ A इक्वल्स टू P है, इसको बाद में देखते हैं, एक बार रिलेशन थोड़ा और डिफाइन करता हूं। देखिए जैसे भी हमने पीछे पढ़ा है, जैसे भी हमने यहां पर पढ़ा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, A क्रॉस B को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। अब यहीं यदि x और y के अंदर कोई कंडीशन डाल दी जाए, जैसे यदि मैं बोलूं भी R एक रिलेशन है, मैं बोल दूं R एक रिलेशन है वेयर, कैसे लिखा जाएगा जी? x कोमा y की फॉर्म में लिखा जाएगा, x कोमा y की फॉर्म में लिखा जाएगा। और x और y में कोई ना कोई कंडीशन डाल दी जाएगी। कैसे? मान लिया यहां बोल दिया जाए x इज इक्वल टू y माइनस 1, x इज इक्वल टू y माइनस 1, ठीक है जी। वेयर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू y, sorry, where x belongs to A and y belongs to B, यदि ये कोई कंडीशन आपको दे दी जाए, ठीक है जी। तो अब रिलेशन में कौन कौन सी वैल्यू आएगी, आपने क्या करना है यहां से वो समझिए। इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं।
या फिर आप डायरेक्ट पीछे जाएं और वहां से वैल्यूज उठाएं। वहां पर हमारे पास जो यहाँ एक बार ये समझें कि यदि इस y को मैं यहां शिफ्ट कर लूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा जी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 रह जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 रह जाएगा। तो पिछले कार्टेशियन प्रोडक्ट से ऐसे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आपने उठाने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि फर्स्ट वैल्यू में से यदि सेकंड वैल्यू को माइनस किया जाए तो आंसर -1 आना चाहिए। ठीक है जी, देखिए क्या क्या वैल्यू थी हमारे पास। यदि 1 में से 2 को माइनस किया जाए तो -1 आएगा, बिल्कुल आएगा जी। 1 में से अगर 3 को माइनस किया जाए तो क्या 1 आएगा, नहीं आएगा जी, नहीं आएगा। तो ये वाली वैल्यू वहां आपको नहीं लेनी है। 1 में से 4 को माइनस करें तो क्या -1 आएगा, नहीं आएगा। तो ये भी नहीं ली जाएगी, ये भी नहीं ली जाएगी, ये वाली वैल्यू लेनी है, ये भी नहीं। तो आपको केवल कंडीशन का ध्यान रखा है। अब यहां देखिए, यदि आप 3 में से 2 को माइनस करते हैं तो आंसर 1 तो आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए था -1, तो ये वाला पॉइंट भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है जी, ये वैल्यू भी नहीं लेनी है, ये वाली ली जाएगी। तो वैल्यूज क्या क्या आई, 1 2 2 3 एंड 3 4। क्या क्या वैल्यूज आई हैं, वैल्यूज आई है जी, वैल्यूज आई हैं 1 2 2 3 एंड 3 4। ये एक रिलेशन है जी। जैसा कि शुरू में ही बताया गया है कि R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो रिलेशन की जो वैल्यू है वो A क्रॉस B से ही आती है। रिलेशन जो है A क्रॉस B से छोटा हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसके बराबर हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा कभी भी नहीं होगा। मैं मान सकता हूं ये आप यहां तक समझ चुके हैं। ठीक है जी, उसके बाद अब यहां आपको एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा कि यदि नंबर ऑफ A इज इक्वल टू P, यानी कि A सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर P हैं और B सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर N हैं, तो अगर Q हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, यानी कि हम टोटल कितने रिलेशन बना सकते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है जो कि है 2⁻⁴ PQ, जो कि है 2⁻⁴ PQ। ठीक है जी, तो टोटल इतने रिलेशंस बनाए जा सकते हैं। जैसे यहां पर हमने देखा था A के एलिमेंट्स कितने थे, A के अंदर कितने एलिमेंट्स थे जी, 3 थे, और B के अंदर कितने थे जी, इसके अंदर भी 3 ही थे पिछले सेट के अनुसार। तो यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी जी, 2⁻³ × 3, तो कितनी वैल्यू आएगी, 2⁻⁹, यानी कि 512 रिलेशंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी, 512 ओवरऑल रिलेशंस बनाए जा सकते हैं। इसके बारे में मैं गंभीरता से बाद में बात करूंगा, आज आपको केवल इंट्रोडक्शन पार्ट बता रहा हूं। ठीक है जी, आगे देखिए, फॉर्मेट ऑफ रिलेशन, यानी कि रिलेशन को कैसे कैसे लिखा जा सकता है, कैसे कैसे हम फॉर्म कर सकते हैं। इसके 2 मेथड होते हैं जी, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म या फिर सेट बिल्डर मेथड। इसमें क्या होता है, फॉर्म रिलेशन रहेगा, फॉर्म उसकी चेंज हो जाएगी। जैसे यहां पर मैंने लिखा था ये रिलेशन, ये रिलेशन, तो ये रिलेशन यानी कि जब आपका रिलेशन क्लियरली ऑब्जेक्ट से शो ना कर रहा हो, लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा हुआ हो, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म, सेट को बनाने वाली फॉर्म में है। ठीक है जी, जब सेट को बनाने वाली फॉर्म में होगा तो उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर मेथड। और जब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में, यानी कि हम इसके अंदर के एलिमेंट्स जब इसमें डाल देंगे, ऑर्डर्ड पेयर इसको दे देंगे, तो इसको बोलते हैं जी हम रोस्टर मेथड, रोस्टर फॉर्म। रिलेशन को 2 तरीकों से लिखा जा सकता है, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। ठीक है जी, आगे देखिए, अब रिलेशन के बारे में और अच्छी तरीके से बातें करते हैं। रिलेशन के अंदर आप ये 3 चीजें देखेंगे जी, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। डोमेन, कोडोमेन और रेंज। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इन द ऑर्डर्ड पेयर्स, जो ऑर्डर्ड पेयर हमारा बना है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, यानी कि जो x वाली वैल्यू होती है, उसका जो एक सेट बनेगा उसको हम बोलते हैं जी डोमेन। जैसे अभी
यहां पर हमने एक रिलेशन बनाया था जिसमें वैल्यूज आई थी 1 2 2 3 एंड 3 4। एक रिलेशन हमने पीछे बनाया है, एक रिलेशन हम लोगों ने पीछे बनाया है जिसमें वैल्यूज आई हैं 1 2 2 3 एंड 3 4। ठीक है जी। अब मुझे इसमें से डोमेन छांटना है। डोमेन, डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स बने हैं इनमें जो ये एक्स वाली वैल्यू है, ये इनका यदि एक सेट बना दिया जाए, डोमेन है तो मैं डी से ही डिनोट करूंगा, तो डोमेन क्या बनेगा इसका 1 2 एंड 3, ये डोमेन हो जाएगा जी। क्लियर है? केवल एक्स वाली वैल्यूज आपने उठानी है। सेम यदि कोडोमेन की बात करें जी, कोडोमेन की, कोडोमेन में होता है सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स इन द ऑर्डर्ड पेयर्स। तो जो ऑर्डर्ड पेयर हमारे रिलेशन में आए उसमें जो सेकंड ऑर्डर पर है, यानी कि ये वैल्यूज दैट इज 2 3 एंड 4, तो ये मेरी होती है जी कोडोमेन। क्लियर है जी? इसका जो सेट बनेगा उसको हम बोलेंगे कोडोमेन। एक बात आई है रेंज, एक बात आई है जी रेंज। रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो है कोडोमेन का सब्जेक्ट होता है, सबसेट होता है। ठीक है जी। यहां पर यदि आप देखेंगे तो रेंज और कोडोमेन सेम ही बन चुके हैं, रेंज और कोडोमेन सेम ही बन चुके हैं, क्योंकि देखो जो हमने शुरू में सेट लिए थे 1 2 3 और बी हमने लिया था 2 3 4। ठीक है जी। हम लोग पहली जो वैल्यू उठा रहे हैं वो कहां से उठा रहे हैं? ए से उठा रहे हैं, यानी ये 1 2 और 3। ठीक है जी। दूसरी वैल्यू जो हम उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं 2 3 4, कहां से? बी से। ठीक है जी। 2 3 4 इस कोडोमेन में आ गया। अगर ऐसा केस हो जाए, अगर ऐसा केस हो जाए कि यहां पर, यहां इस रिलेशन में कुछ ऐसी कंडीशन हो कि हम 4 का यूज ना करें, हम 4 का यूज ना करें, देखिए यदि हम इस 4 का यूज ना करें, इसकी जगह कुछ और लिख लेते हैं, इसकी जगह मान लिया 1 ही लिख दिया, कुछ समय के लिए समझे, मान लिया यहां पर 1 ही लिख दिया, तो डोमेन में तो 1 2 3 गया है। कोडोमेन में, कोडोमेन होगा जहां से वैल्यूज आई हैं, वैल्यूज कहां से उठा रहे हैं जी हम? यहां से, तो 2 3 4 आएगा ही आएगा। ठीक है। जिसका पेयर बन चुका है, जिसका पेयर बन चुका है रेंज, रेंज में क्या होगा? रेंज में ये वैल्यूज आएंगी, दैट इज 2 3 2 3। अच्छा 1 तो इसमें आ ही नहीं सकता भाई, 1 तो इसमें आ ही नहीं सकता, 1 तो इसमें हो ही नहीं सकता, नहीं, तो फिर ये वाला पॉइंट आप कैंसिल कर दीजिए, ये वाला पॉइंट आप कैंसिल कर दीजिए, यहां पर आ जाएगी वैल्यू आपकी 2 एंड 3 रेंज। यानी कि कोडोमेन के अंदर जितनी वैल्यूज हैं जहां से हमारी सेकंड की वैल्यू आ रही है वो तो होता है कोडोमेन, और जो वैल्यू आई है उनका जो सेट होगा वो होगा रेंज। ठीक है जी। आगे देखिए, आगे है जी टाइप्स ऑफ रिलेशन। ओवरऑल कितने टाइप के रिलेशन हैं? तो रिलेशन है जी 5 टाइप के, जिसमें से मेन है 3 ही, इनके ऊपर आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है जी। फिर भी एक बार इनको बताऊंगा, नाम बता दिए गए हैं जी। फर्स्ट है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी से आप समझ सकते हैं कि जो खाली होगा, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल का मतलब है जिसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। ठीक है जी। जिसमें हर एक वैल्यू आएगी, जो भी आपको कंडीशन दी गई होगी उसके अनुसार हर एक वैल्यू आएगी, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो होगा वही यूनिवर्सल रिलेशन होगा। अभी आगे डिफाइन करूंगा इनको। तीसरा है जी रिफ्लेक्सिव, चौथा है सिमेट्रिक रिलेशन, और पांचवा है ट्रांजिटिव रिलेशन। अब 1 बाय 1 इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, फर्स्ट है जी एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन हो गया ए रिलेशन आर, एक ऐसा रिलेशन आर फ्रॉम एक्स टू वाई, जो कि x से y जाएगा, इफ नो एलिमेंट ऑफ x इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ y। जहां पर x का कोई भी एक एलिमेंट y के किसी भी एलिमेंट से रिलेट ही ना करे, तो ऐसे सेट को हम, ऐसे रिलेशन को हम बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। जैसे मान लिया जी हमने एक सेट लिया x, हमने एक सेट लिया x जिसमें हमने वैल्यूज डाली 2 3 5 7, ऐसी कुछ वैल्यू डाली जी हमने। ठीक है जी। उसके बाद में फिर मैंने एक दूसरा सेट लिया y, दूसरा सेट लिया y जिसमें वैल्यूज हमने डाली जी 1 1 4 6 एटसेट्रा।
ठीक है जी। अब यहां पर हम एक रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। अभी रिलेशन हमने बनाया x कोमा वाई, यानी कि इस तरीके से आप उसको लिखेंगे जहां x इज इक्वल टू वाई हो जाए, बात कर, जहां x इज इक्वल टू वाई हो जाए और x बिलोंग्स टू x एंड y बिलोंग्स टू y। जो x है स्मॉल x यानी कि वैल्यूज वो बिलोंग करेंगी x से, आपने यहां से उठानी है, और y जो है वो उठाना है आपने y सेट से। ठीक है जी। तो इस रिलेशन में कौन आएगा, इस रिलेशन में कौन आएगा, अब आपने वो वैल्यू देखनी है x कोमा वाई जहां x और y बराबर हो जाए। तो यहां देखिए 2, क्या यहां आपको 2 देखने को मिल रहा है? नहीं है। यहां 3 है जी, क्या यहां 3 देखने को मिल रहा है? नहीं है। आपने वो एलिमेंट लेना है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। क्या कोई ऐसा एलिमेंट दिख रहा है? नहीं है जी। अगर ऐसी कोई कंडीशन आपको दी जाए जहां कुछ भी एलिमेंट आपका सेम ना बने, यानी कि कोई एक भी ऑर्डर पेयर ना बने, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा सेट है वो फाई हो जाता है, जो हमारा सेट है वो फाई हो जाएगा। और फाई सेट जो है, जो फाई सेट है वो नल सेट भी बोल देते हैं इसको, और वॉइड रिलेशन इसको नाम दिया गया है भाई दूसरा। एम्प्टी रिलेशन यानी कि इसमें कोई नहीं आया, इसमें कोई नहीं आया, अगर कोई नहीं आया तो इसको एम्प्टी रिलेशन बोल दिया, और एम्प्टी रिलेशन के साथ साथ जो दूसरा नाम है वो है जी इसका वॉइड रिलेशन। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए जी यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब यह है कि आप कोई भी रिलेशन लगा लीजिए, कोई भी कंडीशन लगा लीजिए, तो आपको ए के अंदर ए टू बी रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी, कि ए का जो एलिमेंट है वो बी के साथ रिलेट करेगा ही करेगा। इट इज गिवन बाई आर, ये आर को इस तरीके से दिया जाएगा कि आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, यानी कि ए का बी के साथ क्रॉस करना है, ए और बी के साथ जितनी वैल्यूज आती हैं ए क्रॉस बी में जितनी वैल्यूज बनेंगी वे सारी की सारी यूनिवर्सल सेट के अंदर एज इट इज आएंगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फुल रिलेशन, इसको फुल रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है जी, इसको फुल रिलेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें ए क्रॉस बी का हर एक एलिमेंट जाएगा, और ए क्रॉस बी मैं आपको शुरू में बता चुका हूं। ठीक है जी, और डिटेल में इसको करेंगे बाद में, अभी आपको केवल और केवल इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं भाई। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, यह है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यह है जी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है जी, देखिए क्या है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, कि यदि ए का हर एक एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, अपने आप से ही रिलेट करे, देन आर इज रिफ्लेक्सिव, तो आर कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। द रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज गिवन बाई ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, कि ए की जो भी वैल्यू है वो कहां से आएगी जी? ए रिलेशन से आएगी, ए सेट से आएगी। समझिए, हम मान लेते हैं कि भाई लेट ए कोई भी एक सेट है जिसमें टर्म्स रखी हुई हैं एक्स, पी और आर, ये एलिमेंट्स ए सेट के अंदर हैं। ठीक है जी, आपने इसको रिफ्लेक्सिव दिखाना है, ऐसा एक रिलेशन बनाया जो एक रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब है कि आप ए का हर एक एलिमेंट, यानी कि ये तीनों वैल्यूज अपने आप से ही रिलेशन बनाए, यानी कि आंसर वही आए। कैसे? तो ए का रिलेशन अपने आप से ही क्या हो जाएगा भाई? आर इज इक्वल टू बनेगा यहां पर एक्स की ऑर्डर्ड पेयर बनेगी एक्स के साथ में, अपने आप के साथ में ही। ऐसे ही पी का बनेगा पी के साथ में ही, और आर का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा आर के साथ में ही। ऐसा जो रिलेशन होगा, ऐसा जो रिलेशन होगा उसे हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। यहां तक क्लियर है जी? यहां तक क्लियर है जी? आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट, सिमेट्रिक रिलेशन, जो पॉइंट नंबर 4 है, यह है जी सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा? आप नाम से समझिए, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि यदि किसी भी चीज को तोड़ा जाए तो उसके बराबर बराबर आइडेंटिकल पार्ट्स हो जाए, बिल्कुल सेम। ठीक है जी। तो
इन ए सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए इज इक्वल टू बी इज इट ट्रू। अगर एक सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर a इज इक्वल टू बी है, देन b इज इक्वल टू a इज ऑल्सो ट्रू। तो b इज इक्वल टू a का भी ट्रू होना जरूरी है। यदि b इज इक्वल टू a ट्रू नहीं है तो वहां पर सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बनेगा। अभी एग्जाम्पल से भी बताऊंगा, आगे देखिए। ए रिलेशन आर इज सिमेट्रिक ओनली इफ, कोई भी एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा यदि b कोमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि अगर ये ऑर्डर्ड पेयर आपको आर में दिखा है, इज ट्रू व्हेन a कोमा बी बिलोंग्स टू आर, कि अगर ये दिखा है तो ये भी दिखना चाहिए, तब कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है जी। और देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख देते हैं ए आर बी। आर का मतलब यहां पर रिलेट है कि ए रिलेट कर रहा है बी से, तो बी भी रिलेट करेगा ए से। फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, तो जितने भी ए और बी हैं ए के अंदर, ठीक है जी, जितने भी ए और बी हैं ए के अंदर, उन सब के लिए एक सिमेट्रिक रिलेशन में यह कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। कैसे, देखिए सेम एग्जांपल लेते हैं जी, कि मान लिया हमने यदि एक ए सेट है मेरे पास, एक ए सेट है मेरे पास जिसमें हमने वैल्यूज ली हैं ए बी और सी, तीन ही ले रहे हैं, ज्यादा नहीं, फिर क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो ए इज इक्वल टू ए बी सी, रिलेशन बनाना है जी सिमेट्रिक, रिलेशन बनाना है जी सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि अगर ए का रिलेशन है बी के साथ, ए और बी का मतलब है अलग अलग वैल्यूज, डिस्टिंक्ट वैल्यूज, तो रिलेशन क्या बनेगा जी सिमेट्रिक रिलेशन, ये बनेगा ए का रिलेशन बी के साथ, ठीक है जी, और बी का रिलेशन फिर आगे बना लेते हैं भाई सी के साथ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और ए का सी के साथ भी बना लेते हैं, ठीक है जी। क्या इसके अलावा भी हम कोई रिलेशन बना सकते हैं भाई? ए से ए में ही तो बना रहे हैं, ए से ए में ही तो बना रहे हैं रिलेशन, तो ए बी सी वैल्यूज तो उसकी भी होंगी, तो ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी हो गया। अब कंडीशन कही है कि यदि ए कोमा बी है तो बी कोमा ए भी होगा इस रिलेशन के अंदर, तभी सिमेट्रिक हो पाएगा। और बी कोमा सी अगर है तो सी कोमा बी भी मिलना चाहिए, और यदि ए कोमा सी है तो सी कोमा ए भी आपको देखने को मिलेगा। यदि इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स, अब आप देखिए इसमें एलिमेंट थे जी 3, इसमें एलिमेंट थे जी 3, ठीक है, और सिमेट्रिक रिलेशन आए कितने मेरे, सिमेट्रिक रिलेशन कितने, सिमेट्रिक रिलेशन में कितने एलिमेंट्स आए जी मेरे 6। क्या हुआ, ए का बी के साथ रिलेशन, बी का सी के साथ, फिर उनका रिवर्स भी करना है हमें, ऐसे रिलेशन को हम बोलेंगे जी सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है जी। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, लास्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन होता है जब, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन इफ एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, यदि एक्स वाई कोई एक ऑर्डर्ड पेयर है जो आर से बिलोंग करता है, एंड वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, वाई कोमा जेड भी कोई एक रिलेशन है जो कि आर से ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है जी। देन एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो x का भी रिलेशन होना चाहिए z के साथ में। अगर x का रिलेशन y से है और y का रिलेशन z से है तो x का z के साथ भी होना चाहिए, तभी उस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन बोला जाएगा, ठीक है जी। और ये फिर दूसरी नोटेशन में है भाई a रिलेट टू b एंड b रिलेट टू c, अगर है तो a को भी c से रिलेट होना पड़ेगा। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, ए बी सी कहां से आएंगे जी, ए से ही आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू बता दूं, देखिए लेट ए इज इक्वल टू, यदि मेरे पास है 1 2 और 3, भाई ये वैल्यूज ले लेते हैं। यदि मेरे पास एक ए सेट है जिसमें कि 1 2 3 वैल्यूज हैं, ठीक है जी, तो इसको ट्रांजिटिव कब बोला जाएगा, इसको ट्रांजिटिव बोलेंगे यदि ए 1 कोमा 2 की एक ऑर्डर्ड पेयर बना देता हूं, फिर 2 का ऑर्डर्ड पेयर बना देता हूं 3 के साथ, ठीक है जी। अब 1 कोमा 2 हो गया, 2 कोमा 3 हो गया,
तो 1 का भी 3 के साथ रिलेशन होना चाहिए, तभी ये एक सेट जो है मेरा, एक जो रिलेशन है वो कंप्लीट माना जाएगा, वो कंप्लीट माना जाएगा एक ट्रांजिटिव रिलेशन के। ठीक है जी। करना क्या होता है वो देखिए, ये ऑर्डर्ड पेयर बनाया, इसकी जो लास्ट वैल्यू है उस वो अगले वाली वैल्यू के लिए फर्स्ट वैल्यू होगी, फिर उसका किसी और के साथ में रिलेट कर दिया जाएगा। ठीक है जी, ये 2 वैल्यू तो आएंगी ऐसे। फिर आपने क्या करना है, पहले वाले की जो x की जगह पर है वो वैल्यू रख देनी है, दूसरे वाले की y वाली वैल्यू रख देनी है। ऐसे ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है जी। इसके बाद कोई भी एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर देता है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई भी एक रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन कोई कंडीशंस को फुलफिल कर दे, उसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। ठीक है जी। तो आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। इसके बाद कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, जिसमें मैं आपको फंक्शन के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। नमस्कार।